देख रहे हैं आप। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के भू कानून को लेकर किए गए वादे को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम धामी ने जो वादा किया था कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दोनों सामाजिक संगठनों के साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। तो आपको बता दें कि यहां पर भाजपा का सीधे तौर पर यह कहना है कि बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम होगा और एक ऐसा सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा जिसमें किसी भी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। तो बजट सत्र में भू कानून लाने का काम होगा और ये बात मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। ऐसे में सभी लोगों को इंतजार है, क्योंकि तमाम सामाजिक संगठनों की अगर बात करें या फिर यहाँ पर जो अन्य समितियां उनकी बात करें तो उन्होंने भी भू कानून को लागू करने की लगातार सरकार से मांग की है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से भू कानून की एक बार फिर से बात हो रही है, बजट सत्र में इसका इंतजार भी किया जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं कि एक ऐसा भू कानून जिसके लेकर किस तरीके की तैयारियां भी सरकार की ओर से की जा रही हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए, भू कानून को लेकर प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन भी हो रहे हैं और लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक सख्त भू कानून प्रदेश में होना चाहिए और जिसको लेकर लगातार जगह जगहों पर रैलियां भी निकाली जा रही है, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और सरकार को जो है चेताया भी जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है सख्त भू कानून जो है वो लागू किया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भू कानून को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी मुख्य सचिव के देख रेख में और उसके बाद कमेटी को देखा गया था कि किस तरीके से भू कानून का प्रारूप होना चाहिए, कैसे सख्त भू कानून जो प्रदेश में होना चाहिए, उसको लेकर कमेटी जो है अपना कार्य भी कर रही है। और इसी के साथ साथ ही जब ये मांग और अधिक तेज हुई, तमाम संगठन जो है एक साथ आकर भू कानून की मांग कर रहे हैं और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग प्रदेश में कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये फैसला लिया कि भू कानून को लेकर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कई चीजों में उसमें चेंजेस किए गए हैं। जो पुराने भू कानून था जिसमें कि जो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो वो उसको रिलीज किया गया कि चाहे आदमी कितनी भी जमीन खरीद सकता है और अगर उसमें ये भी कानून था कि 2 साल तक अगर कोई इसमें अपना कार्य नहीं करता, जिस कार्य के लिए वो जमीन लेता है, तो वो जमीन दोबारा सरकार में निहित होगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि जो जिसने करीब अगर जमीन ली है और उसने उसका यूज उस कार्य के लिए नहीं किया तो वो जमीन भी जो है उनसे राज्य सरकार में निहित की जाएगी। और इसी के साथ साथ ही जिसने परिवार के कई सदस्यों के नाम पर जमीन ले रखी है तो उसमें से भी जो है वो जमीन दोबारा से उनसे जो है उस पर भी कार्रवाई होगी और वो जमीन दी जाएगी। तो इस तरीके के कई प्रारूप जो है वो कानून में सरकार करने जा रही है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से 2002 में जो भू कानून बना था, फिर उसके बाद इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भंवर खंडूरी के समय में संशोधन किया गया, फिर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में इसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कार्यकाल में जो है वो किया गया। तो ऐसे में अब सख्त भू कानून कैसा होना चाहिए, कैसा वो सख्त भू कानून होगा, सख्त भू कानून में क्या कुछ होगा, तो इसको लेकर जो है कार्य भी किया जा रहा है और ऐसे में लगातार कमेटी अपना कार्य भी कर रही है और जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो आने वाला बजट सत्र होगा 2025 में, यानी कि फरवरी मार्च में बजट सत्र होता है, अब 6 माह में बजट सत्र जो है वो कराना होता है, तो ऐसे में फरवरी मार्च में हो सकता है बजट सत्र हो और होना ही है।
तो ऐसे में उस बजट सत्र में क्या कुछ आता है, भू कानून को लेकर क्या कुछ ऐसे कानून राज्य सरकार लाती है और मूल निवास 1950 जो लागू करने की मांग लगातार की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ उसमें लाया जाता है और क्या कुछ उसमें प्रावधान रखे जाते हैं, क्या नए नियम जोड़े जाते हैं, क्या कुछ उसमें संशोधन किया जाता है और वो जो सख्त भू कानून की मांग हो रही है उस सख्ती क्या उस भू कानून में दिखाई जाती है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है जिस तरीके से, क्योंकि विपक्षी दल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब ये दावा कर रही है कि भू कानून जो भी प्रदेश में लाया जाएगा, वो जो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो भू कानून प्रदेश में लागू करेगी, उस भू कानून को जो ऐतिहासिक होगा, सख्त से सख्त भू कानून जो है प्रदेश में जो वो लागू होगा, ताकि जो बाहरी क्षेत्रों से जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो अन्य प्रदेशों से व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं और अंधाधुंध जमीन खरीद रहे हैं और भू माफिया जिस तरीके से लगातार प्रदेश में हावी हो रहे हैं, उस पर जो है आने वाले समय में रोक लग सके और यहाँ की जमीन जो है वो बच सके। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, 20 दिन के बाद हर की पैड़ी पर गंगा जल छोड़ा गया है। अब श्रद्धालुओं को स्नान के लिए भरपूर पानी यहाँ पर मिल सकेगा। तो आपको बता दें कि गंग नहर में साफ सफाई के चलते ये पानी रोका गया था, लेकिन अब 20 दिनों के बाद हर की पैड़ी पर गंगा जल छोड़ दिया गया है। ऐसे में यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब स्नान के लिए भरपूर पानी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी को रोका गया था, क्योंकि साफ सफाई के चलते हर वर्ष ही इस तरीके से यहाँ पर पानी रोका जाता है। लेकिन गंग नहर में साफ सफाई के चलते इस बार पानी रोका गया था। लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है कि जो हरिद्वार आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर भरपूर पानी मिल पाएगा, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे स्नान के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंग नहर में साफ सफाई के बाद अब ये पानी छोड़ दिया गया है। करीब 20 दिनों तक हर की पैड़ी पर स्नान के लिए भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब भरपूर पानी मिल पाएगा। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर अब पानी छोड़ दिया गया है हर की पैड़ी में, किस तरीके से वापस रौनक आ गई है और जो पूरी वजह थी पानी को रोकने की वो भी बताइएगा मनोज। दशहरे की मध्य रात्रि को जो है यहाँ पे जिस तरीके से गंगा को बंद किया जाता है 20 दिन के लिए, और 20 दिन के बाद यहाँ पे अब गंगा में जो है जल छोड़ा गया है। किसी भी तरीके की जो दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को हो रही थी, अब वो दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन हर की पौड़ी पर कम जल होने की वजह से श्रद्धालु ठीक से स्नान नहीं कर पा रहे थे, पूजा पाठ सही से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब उन तमाम चीजों से जो है श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी। अब यहाँ पे जिस तरीके से गंगा में जल छोड़ा गया है, भरपूर मात्रा में जल छोड़ा गया है, लगातार भी हमने देखा कि घाटों की रौनक जो है वो बढ़ गई है। और दिवाली के अवसर पर जिस तरीके से पूरा जल छोड़ा गया, तो यहाँ पे दूर दूर से जो श्रद्धालु गंगा घाटों पे आके स्नान कर रहे, हर की पौड़ी पे आके स्नान कर रहे। लेकिन हमने देखा कि दशहरे की मध्य रात्रि को गंगा को बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरे साल में जिस तरीके की जो गंदगी गंगा के अंदर फैल जाती है, उसको साफ सफाई करने के लिए जो घाट यहाँ पे होते हैं, जो टूट जाते हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए जो है गंगा को बंद किया जाता है। पूरे साल भर में गंगा को केवल एक बार दशहरे की मध्य रात्रि को बंद किया जाता है, जिससे कि जो तमाम तरह की गंदगी है वो गंगा से निकाल ली जाए। और जो कुछ घाट ऐसे होते हैं भी जो समय के साथ साथ टूटते चले जाते हैं, तो उनकी मरम्मत यहाँ पे की जाती है। लेकिन अब यहाँ पे हर की पौड़ी पर जल की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लगातार ही यहाँ पे श्रद्धालु अब हर की पौड़ी पे पहुंच के गंगा स्नान कर रहे हैं। जी रवि। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आपको बताते हैं कि वहां पर किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो बाबा केदार के दर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने वहां पर कामना की है। उनके साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष भी आप देख सकते हैं, अजेंद्र अजय मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम धर्माधिकारी हैं वो वहां पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की है। तो लगातार दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल की अगर बात करें तो उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई, सैनिकों और उनके परिवारों को उन्होंने बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के संग दिवाली मनाई। लेकिन आज सुबह मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना की है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है।
तो प्रदेश के मुखिया केदारनाथ धाम में हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट भी अब बंद होने की जो तारीख है वो बहुत नजदीक आ गई है। ऐसे में उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और तमाम जो धर्माधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और केदारनाथ में क्योंकि कपाट बंद होने की तिथि बेहद करीब है, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 31 जुलाई को जो आपदा आई थी उसके बाद कुछ दिक्कतें जरूर यहाँ पर केदारनाथ धाम में आई थी, श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से कपाट बंद होने के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। लगातार लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि जो केदारनाथ का मंदिर है और उसका जो प्रांगण है वो दीपावली के शुभ अवसर पर कई क्विंटल फूलों से सजाया भी गया है। तो मुख्यमंत्री धाम यहां पर पहुंचे, तमाम लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और पूजा अर्चना की है प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए। तो बाबा केदार के दर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने यहां पर विशेष पूजा अर्चना की। बाबा का धाम भी यहां पर कई क्विंटल फूलों से दीपावली पर सजाया गया है। चले आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत दौरे पर हैं। सीएम के दौरे की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सीएम दोपहर बाद चंपावत के बनबसा पहुंचेंगे, जहां सीएम एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ और भूतपूर्व सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम खटीमा के लिए भी रवाना हो जाएंगे। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए, साथ ही देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने संदेश देते हुए कहा कि दीपावली का यह पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए, हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो। नमस्कार। भारतीय संस्कृति, सामाजिक सद्भावना, सुख समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस प्रकाशोत्सव पर भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति एवं आरोग्य का संचार हो, यही मेरी कामना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली हमारे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हुए राज्य के लोक पारंपरिक शिल्पकारों की कला को राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और खरीदारी करते समय अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली के पावन पर्व पर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि दिवाली के मौके पर कई थानों में चाक चौबंद इंतजाम किए गए। अतिरिक्त फोर्स के लिए
आरटीसी में तैनात 175 प्रशिक्षु हेड कांस्टेबलों को थाने आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस कर्मियों की नामवार ड्यूटी लगाई गई है और उन स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके। 50 या 60 के आसपास होमगार्ड्स भी मिले हम लोगों को, उनको भी हमारे द्वारा जो विभिन्न थानों को आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक थाने पर जो है जो उनके हॉट स्पॉट्स हैं या ये कहिए कि जो बॉटलनेक्स वाली एरियाज़ हैं, भीड़-भाड़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई है, नामवार ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं कि जिस कारण पब्लिक जो है मार्केट में पैदल ही प्रवेश करे। किसी प्रकार का 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या अन्य कोई लोडिंग या अनलोडिंग वाला वाहन जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिस कर्मचारियों हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। महिला पुलिस पीएचओ भी तैनात किया गया है क्योंकि महिलाओं की, औरतों की भीड़ काफ़ी रहती है मार्केट में, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी से रुड़की रेलवे स्टेशन को जोड़े जाने को लेकर बनाया जा रहा पुल गंग नहर में टूटकर गिर गया। बता दें कि रुड़की गंग नहर किनारे बसे पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए एक पुल का निर्माण बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों के बाद बनाया जा रहा था, जिसके बनने से कई किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता। लेकिन इसी बीच आज ये पुल निर्माण के समय ही टूटकर गंग नहर में गिर गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार और विधायक पर कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार की बात कही है। भ्रष्टाचार तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। 50% भ्रष्टाचार है। सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार लाओगे, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नहीं, चारों तरफ भ्रष्टाचार लगाओगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना, विकास के नाम पर कोई राजनीति करना। एक पुल पहले भी गिरा था, क्या नाम उसमें? पहले गिरा था, उन मजदूरों को आज तक कुछ नहीं मिला। यहाँ मर जाता ना कोई तो ये चुपचाप देहरादून जाते, वन जो है पैसे जारी करवा लेते, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मजदूरों को देते, 2-4 लाख रुपए, वो भी जेब में जाता। तो क्या अब क्या देख रहे हो तुम, क्या साल में है ये पुल? हम तो अभी इधर से जा रहे थे भाई, देखा जाए जो एक विकास पैदा हुआ था वो मर गया बेचारा। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,277 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले ये संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए, जबकि 1,14,088 के नाम मतदाता सूची में काटे गए हैं। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में, और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्यों में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। दीपावली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली में आग की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों में झुलसने के मामले सामने आते हैं। इसीलिए मुख्य रूप से सभी अस्पताल में बर्न स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सांस से संबंधित मामलों के लिए भी स्पेशलिस्ट 24/7 अस्पतालों में तैनात रहेंगे।
मेरे द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि दिवाली के अवसर पर आग की घटनाएं काफी होती हैं, तो वर्ण से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के हिसाब से सभी बड़े अस्पतालों में तैनात रहेंगे। इसके लिए कल निर्देश जारी किए। लोहाघाट में पटाखा व्यापारियों ने कुछ व्यापारियों पर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेचने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। पटाखा व्यापारियों ने कहा कि कुछ व्यापारियों के अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन मामले की जानकारी देने के बाद भी अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। थानाध्यक्ष महोदय को भी इसके बारे में जानकारी दी कि जो एक सामूहिक रूप से ये व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह में पटाखा वितरण होगा, विक्रय होगा, तो उसके अलावा अनधिकृत रूप से पूरे बाजार में बहुत जगह पटाखे बेचे जा रहे हैं जो अंदर खाने से बेचे जा रहे हैं। उसके वजह से व्यापारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाजार तो ठीक हो रही है, लेकिन इस बार दुकानदारों को हर से बढ़िया मौका मिला है। दिवाली से 5 दिन पहले जो लाइसेंस इशू किए गए हैं, इस बार थोड़ा दुकानदारों के लिए थोड़ा राहत मिली है, मतलब बढ़िया हो गया है। मतलब व्यापार तो ठीक ही चल रहा है। वैसे अभी इतना कह नहीं सकते हैं कि इस बार बढ़िया चल रहा है करके, लगभग ठीक।